हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 12 जो कि 1 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द दिल्ली सुल्तान्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं जिनमें से पहले पिक्चर है कुव्वत अल इस्लाम की जो कि जामा मस्जिद भी है। नेक्स्ट है बेगमपुरी मॉस्क है। नेक्स्ट है मोथ की मस्जिद और उसके बाद चौथी जो पिक्चर है वो है मॉस्क ऑफ जमाली कमाली। तो यहाँ पे हमें कह रखा है कलेक्ट सम यूजफुल एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द अबव शोन पिक्चर विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स। तो आप अपनी बुक को ओपन करेंगे तो आपको ये सारी पिक्चर्स नज़र आएंगी और साथ ही साथ आपको ये भी नज़र आएगी कि ये सारी जो मॉस्क है इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस समय हुआ है, किस टाइम में हुआ है और आपको उस टाइम को ही यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, हमें आगे बता रखा है द अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश favored their special slaves rather appointing aristocrats and landed chieftains as governors। तो देखो फ़िलहाल जैसे हमारे स्टेट्स होते हैं उस समय जो प्लेसेस थी उनको गवर्न करने के लिए जो सुल्तान्स थे वो अपने ही पर्सन यानी अपने स्लेव्स को अपॉइंट किया करते थे और वो पहले के जो एरिस्टोक्रेट्स वगैरह थे उनको अपॉइंट नहीं करते थे। दे वर परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज कॉल्ड बंदगाह इन पर्शियन। तो इन जो स्लेव्स थे उनको परचेज़ किया जाता था जिससे कि उनकी मिलिट्री सर्विसेज को लिया जा सके और इन पर्सन्स को यानी स्लेव्स को पर्शियन लैंग्वेज में कहा जाता है बंदगाह। ठीक है, तो जितने भी सुल्तान हुआ करते थे उन सभी के अपने स्लेव्स थे जो कि वो इसलिए ख़रीदते थे कि उनकी मिलिट्री सर्विसेज को वो यूज़ कर सकें। The Khaljis and Tughlaqs continued to use bandgah and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. They were appointed as generals and governors. तो जो खलजीज़ हैं और जो तुगलक्स थे उन्होंने अपने टाइम में बहुत सारे स्लेव्स को और वो पर्सन्स जो काफ़ी हम कहें हम्बल बैकग्राउंड से थे उनको काफ़ी हायर पोस्ट को पे अपॉइंट किया था जैसे कि जनरल्स हैं एंड गवर्नर्स हैं, क्योंकि जो सुल्तान्स थे वो अपने स्लेव्स पे और इन लोगों पर काफ़ी ट्रस्ट करते थे और इसीलिए इम्पोर्टेंट पोजीशंस इन्हीं लोगों को अपॉइंट करते थे, किसी और को नहीं देते थे क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं वो इंसान इनको धोखा देकर खुद सुल्तान ना बन जाए। ठीक है, स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रन्स बट नॉट टू देयर हेयर्स। तो जिन किंग ने इन्हें अपॉइंट किया था, यानी जिन सुल्तान्स ने अपने स्लेव को अलग अलग पोस्ट दी थी, तो ये स्लेव अपने इन सुल्तान के प्रति तो काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहते थे, पर इन जो सुल्तान है उनके अगर कोई उत्तराधिकारी है, मतलब एक सुल्तान की मान लो डेथ हो गई और उसकी जगह पे उसका बेटा अब किंग बना, तो उसके प्रति ये लॉयल नहीं होते थे। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स, और जो नए सुल्तान बनते थे तो उनके अपने फेवरेट सर्वेंट्स एंड स्लेव्स होते थे जिनको वो अलग अलग पोस्ट पे अपॉइंट किया करते थे। As the result of accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility। तो इस तरीके से जो पुराना किंग था वो अपने स्लेव्स को और अपने ट्रस्टवर्दी लोगों को अलग अलग पोजीशंस देता था, फिर जैसे उसकी डेथ हो जाती थी या उसको हटा दिया जाता था और नए किंग बनते थे तो फिर वो अपने लॉयल लोगों को इन पोजीशंस पे रखा करते थे और इस तरीके से पुराने जो पर्सन जो स्लेव्स थे जिनको हम नोबिलिटी कह सकते हैं और जो न्यू नोबिलिटी अब बनी है उनके बीच में अक्सर क्लैशेस हुआ करते थे। Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying sizes। तो अब ये क्या करते थे कि ये जो जैसे पहले के सुल्तान थे उनकी ही तरह जो खलजी और तुगलक हैं उन्होंने भी अपने जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको गवर्नर्स के तौर पर अपॉइंट किया था कि कुछ कुछ टेरिटरीज़ का गवर्नेंस बना दिया गया था। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता, और इन लैंड्स को इक्ता कहा जाता था, एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड इक्तेदार, यानी कि कुछ लैंड का डिवीज़न इस तरीके से कर दिया जाता था और ये जो लैंड है वो इक्तेदार यानी मुफ्ती को दे दी जाती थी और वही इस
लैंड का हेड बन जाता था, ठीक है। और ये बेसिकली इक़्तादार या मुफ्ती क्या होते थे, ये मिलिट्री हेड हुआ करते थे, ये ध्यान रखना, मिलिट्री के कमांडर्स या हेड हुआ करते थे। The duty of the muftis was to lead military campaigns and maintain law and order in their इक़्तास। अब किसी एक इक्ते का हेड किसको बनाया गया, एक मिलिट्री कमांडर को बनाया गया। तो ये कमांडर की क्या ड्यूटीज़ होती थी, पहली ड्यूटी कि वो मिलिट्री कैंपेन्स करेगा, यानी कहीं पे भी उस किंग को मिलिट्री की रिक्वायरमेंट है तो ये फुलफ़िल करेगा। सेकंड, वो इस जगह पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। एंड इसके अलावा एक और फंक्शन था जो इसे परफॉर्म करना होता था। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुफ्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यूज़ ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी। तो इन कमांडर्स को या उनके अंदर जो काम करने वाले आर्मीज़ थी उनको पैसा नहीं दिया जाता था सुल्तान के द्वारा। सुल्तान ने एक लैंड प्रोवाइड कर दिया है। अब इस लैंड से जो भी इनकम होती थी, मतलब जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था, उसी से इस पूरी मिलिट्री का एक तरह से कहें कि उनकी सैलरी और पूरा रख रखाव इसी रेवेन्यू के भरोसे ही होता था। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज़, और इस रेवेन्यू से ही सोल्जर्स की पेमेंट होती थी, कमांडर जो है उसका खर्चा चलता था। तो इस तरीके से एक तरह से इनकम के रूप में इनको ये लैंड दे दी जाती थी और इसी से इनका सारा खर्चा पूरा किया जाता था। कंट्रोल ओवर मुफ्तीज़ वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ़ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ़ दे वर असाइंड इक़्तास फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि मान लो ये है किंग और इसके 3 मिलिट्री कमांडर्स हैं और इनको 3 इक़्तास दे दिए गए हैं। अब देखो ये जितने भी कमांडर्स हैं इनके पास अपनी मिलिट्री है, अपनी आर्मी है, और इस आर्मी के भरोसे ये किंग पर अटैक करके उसे हटा भी सकते हैं। तो इन मुफ्तीज़ पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए 2 चीज़ें की गई। पहली कि इनके पोस्ट को हेरिडिटरी नहीं बनाया गया। इसका मतलब है कि एक बार ये मुफ्ती उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बेटे इस पोस्ट को नहीं ऑक्यूपाई कर सकते हैं। एंड सेकंड, इन्हें आज ये लैंड दी गई है तो कुछ समय बाद इनको ट्रांसफ़र करके दूसरी लैंड दी जाएगी, फिर वहाँ से भी ट्रांसफ़र करके इन्हें तीसरी लैंड दे दी जाएगी। यानी एक पर्टिकुलर लैंड पे फिक्स नहीं रहते थे ये, इनका ट्रांसफ़र थोड़े थोड़े समय में किया जाता था जिससे बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाएं और किंग पर ही अटैक ना कर दें, ठीक है। अब आगे देखते हैं। These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reign of अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो खलजी के टाइम पीरियड में और तुगलक के टाइम पीरियड में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो काफ़ी स्ट्रिक्टली इम्पोज किए जाते थे। अंडर अलाउद्दीन खलजी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अभी हमने देखा कि सुल्तान क्या करते थे कि इक्ता बना देते थे, यानी ज़मीन मुफ्तीज़ को दे दिए करते थे और ये मुफ्ती ही इस लैंड से रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। पर अलाउद्दीन खलजी के टाइम पीरियड में ये लैंड्स वापस इनसे ले ली गई और इस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम अब खुद स्टेट का हो गया था, ठीक है। The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि जिनको हम chieftains कहते हैं, जो अलग अलग ज़मीनों से, अलग अलग लैंड से रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। अब उनके इस राइट को कैंसिल कर दिया गया और इन chieftains को भी कहा गया कि अब आप भी टैक्स पे करेंगे। There were 3 types of taxes, और उस समय 3 तरह के टैक्सेस हुआ करते थे। कौन कौन से? फर्स्ट, ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खरज एंड कंटिन्यूज टू अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। अब देखो, कोई भी फार्मर है वो किसी लैंड पर कल्टिवेशन कर रहा है तो जितना भी प्रोडक्ट वहाँ से जनरेट हुआ है उसका 50% अमाउंट इनको किंग को देना होता था रेवेन्यू के रूप में। तो ये पहले तरह का टैक्स हो गया। सेकंड है ऑन कैटल, मतलब आप जो भी जानवरों को पालते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना होता था। एंड थर्ड, हाउसेस, तो आपके जो घर हैं उस पर भी टैक्स देना होता था। तो ये 3 तरह के टैक्स थे जो हर एक पर्सन को पे करने होते थे, ठीक है। अब इसके बेसिस पे देखो कुछ क्वेश्चन हैं जिनके हम आंसर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ यू वर एन इक़्तादार इन द सल्तनत पीरियड विच ड्यूटीज़ यू वुड हैड टू परफॉर्म। तो अगर आप सल्तनत पीरियड में एक इक़्तादार होते, तो इक़्तादार या फिर मुफ्ती सेम ही होते हैं, ध्यान रखना।
तो अगर आप इक़्तादार या मुफ्ती होते तो आपको कौन कौन से काम करने होते, यानी कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। तो देखिए आपको 3 तरह की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता। पहला, लीड मिलिट्री कैंपेन्स, तो आपको मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना होता। सेकंड है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी अपने इक्ते के लॉ एंड ऑर्डर को आपको मेंटेन करना होता। एंड थर्ड ड्यूटी आपको जो परफॉर्म करनी थी वो है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज़, तो रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करने का काम भी आपको ही करना पड़ता। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ टैक्सेशन ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में टैक्सेशन के क्या क्या तरीके थे और किस किस तरीके का टैक्सेशन था वो आपको बताना है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ पूरा आंसर लिख देंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी एंड ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।